गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। सही चल रहा है सब चीज? यस मैम। क्या सही चल रहा है? सही क्या चल रहा है? सब कुछ। सब कुछ ठीक चल रहा है। बढ़िया। हेलो। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं एक टेस्ट पेपर ही लेके आई हूँ जिसमें तुम्हारे 25 क्वेश्चन है और एक और टेस्ट पेपर है जिसमें 25 हैं। तो देखते हैं कि कितने हो पाएंगे। ठीक है, पूरा ग्रेड 12 का सिलेबस है, उसमें बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हर चैप्टर से 5 या 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कल पेपर है ना शायद तुम लोगों का, तो आर्यन और प्रिंस किस सब्जेक्ट का? इंग्लिश। देख रहे हो तुम इन दोनों की डेडिकेशन? कल इनका इंग्लिश का बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड्स का। और तुम बाकी के लोग, और तुम बाकी के बच्चे मैम स्कूल में कोई फंक्शन है, फंक्शन के लिए छुट्टी कर लेते हो। मैम हमारे तो 3 लगातार पेपर हैं। अभी तुम्हारे बोर्ड्स नहीं है। ठीक है, 9th को फिजिक्स का है। फिजिक्स का सिलेबस कहाँ तक आ रहा है? एसी तक। एसी तक ही आता है। यस मैम हमारा ऑप्टिक्स तक आ रहा है। तुम्हारा तो सीबीएसई बोर्ड है ना, अपनी स्कूल का अपना चलता है वो तो। बाद में सेमेस्टर थोड़ी है तुम्हारा, बोर्ड्स नहीं है ना, ये तो स्कूल वालों के ऊपर है। हाँ, क्या कर लेते हैं अपन? क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो, सुमित क्लास में है? संदीप, आरुष, यस मैम। साजिया आई है? साजिया तो यस मैम।
पलक, Yes, ma'am. पलक, Yes, ma'am. शाजिया तुम बोल रही हो पलक की जगह? नहीं मैम, मैं बोल नो रही हूँ। मैम। दोनों बोल रही हो? ठीक है। अंजलि? यस मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो तुम कर चुके हो। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, फटाफट आंसर बताते जाओ। पहले और दूसरे के तो 1 सेकंड में बता दोगे। मैम बी ऑप्शन। मैम बी ऑप्शन। टाइप करो, टाइप चैट बॉक्स में। फर्स्ट का बी ऑप्शन, ठीक है। सेकंड करो फटाफट। आई थिंक एक्सप्लेन की भी जरूरत नहीं है, पहले का तो बी ऑप्शन है। सेकंड। पचास क्वेश्चन हैं, जितने जल्दी कर लोगे उतना हम आगे कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड का सी कह रहा है गर्व। गर्व थोड़ा करके तो देखो। मैं किसी से भी एक्सप्लेनेशन पूछ सकती हूँ। सेकंड का बी, सेकंड का डी। संदीप सेकंड का डी। जल्दी, क्लास में कराया हुआ है क्वेश्चन 10 बार। संदीप। भाई इलेक्ट्रिक, ये तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डी आर कितना दिया हुआ है भाई? कितना डी आर है? 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में करोगे 0.1। एंगल कितना बना आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में? 120। कॉस 120 कितना होता है? 1/2। पोटेंशियल का चेंज कितना दिया हुआ है? 10 20 30। 10 वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितनी आ गई भाई? एंगल 120 डिग्री आया, और 120 डिग्री में ये कितना बनेगा? 20/0.1। एक ऊपर और चला जाएगा, यानी 200 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्या किया है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में एंगल ये 90 और 30 है, 130 डिग्री। बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बाकी ई डॉट डी आर, दैट्स इट। वेरी गुड। फटाफट से थर्ड कर दो। याद रखना आर जो है ग्रेटर ग्रेटर देन ए है,
तो जब ये वाली डिस्टेंस लिखोगे तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखोगे, बट अपना जो आर है काफी बड़ा है तो ए स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो दिस वैल्यू विल ऑल्सो कम्स आउट ओनली आर। ठीक है, तो ये भी आर हो जाएगी। ये लो, तुम्हें हिंट दे दिया। दैट्स इट। सिमरन का भी आया है, कृतिका का भी आया है, और साजिया कर रहे हो बेटा? Yes, ma'am. करो। देखो आपको यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस लेनी है। ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट तो ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, तो बस बाकी का तुमने dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर लगाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। दैट्स इट। पलक थर्ड का बी है, कैसे है बी बताओ एक बारी, जल्दी बताओ कैसे है बी, बताओ पलक। क्या क्या लगाया है, क्या कॉन्सेप्ट है? देखो पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तुम्हारे पास 3 चार्ज है, तो सबसे पहले तो तीनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लो ये ए, ये अपना बी और ये अपना सी, तो भाई ए वाला नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ई ए। सी वाला नेगेटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ई सी। ओके, ये वाला यहाँ पे है, ये कितना है, ई बी हो जाएगा। सॉरी ये प्लस वाला है तो प्लस की वजह से तो आउटवर्ड होगा, है ना, ये बीच वाला प्लस चार्ज है तो प्लस की वजह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आउटवर्ड, ऐसे। करेक्ट, ई बी। बात समझ में आई? अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि इनके कंपोनेंट्स कहाँ बनेंगे ए और सी के। तो देखो ये वाला कितना दिया हुआ है आर, ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, मान लो मैं ये एंगल थीटा मान लेती हूँ, तो इस ई वाले का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, और ये भी कौन सा हो जाएगा, ई सी वाले का ई सी कॉस थीटा हो जाएगा, और दोनों के साइन कंपोनेंट एक साथ आएंगे, कॉस थीटा वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। क्यों, किसके बराबर होगी, के क्यू बाय ये वाली डिस्टेंस, और ये कितना है दोनों में, आर है, आर है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. तो यानी डाउनवर्ड्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ ई साइन थीटा। भाई दोनों का ई साइन कॉम्पोनेंट आएगा ना, ई ए कॉस ई ए साइन थीटा और इसका भी ई ए साइन थीटा, तो 2 ई साइन थीटा किसके बराबर हुआ, 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर। और इसके अपोजिट ई बी है, ई बी किसके बराबर है, के क्यू बाय आर स्क्वायर के। तो ई नेट कितना हो गया, 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो नेट कितना आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन कहां पर आई भाई इसकी, कौन सी डायरेक्शन में बचा हुआ है ये, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन क्या है इसकी, माइनस जे कैप, है ना। बताओ यहां तक किसी को नहीं समझ में आया तो, सिर्फ कंपोनेंट्स करने थे बेटा,
समझ में आया? नहीं आया तो बता दो प्लीज। लड़कियों, Yes, गर्ल्स, आ गया मैम। यस ठीक है। मैम आ गया। देखो शर्माना मत कि अब ये शर्माने का समय नहीं है, 3 महीने बचे हुए हैं। अगर जो नहीं आते पूछो। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ मैम जो आपने डायग्राम बनाया उसमें AC cos थीटा लेफ्ट में नहीं आएगा? कौन सा? मैम AC cos थीटा तरफ और EA cos थीटा उस तरफ नहीं आएगा? किस तरफ? मैम मतलब दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है क्या? हाँ अपोजिट में ही तो है दोनों। मैम कैंसिल अगर आउट इसके कर दो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा ना तुम्हारी मैम दिस। वो मैम साइन वाले कंपोनेंट एक साथ आएंगे। मैम AC cos थीटा इस तरफ आना चाहिए ना, राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में। क्या कह? हाँ पीर बख्श बोलो। मैम ये साइन थीटा को आपने क्या पुट करा है? साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा आप निकाल लो यहाँ से। देखो साइन Yes, थीटा क्या ma'am. होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपने ये एंगल थीटा माना है तो सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा विच इज आर। हाइपोटेन्यूज भी मेरा कितना आया है यहाँ पे? आर आया ना, तो साइन थीटा 1 ही आ गया। ठीक है, साइन थीटा 1 ही आ Yes, गया। okay, मैम। हाँ ओके। अब्दुल्ला कहाँ लेफ्ट राइट कह रहे हो? कोई समझाना ये क्या कह रहा है लेफ्ट राइट? मैम हो गया। मैम जो आपने EA cos थीटा लेफ्ट में लिखा वो उसको राइट में भेजने चाह रहा है और राइट वाले को लेफ्ट में। ठीक है, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। पढ़ते हैं साथ में कि ये डायग्राम में माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है और ये तुम्हारा एक रिंग है जिसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इस चार्ज को रेस्ट से रिलीज करते हैं तो ये बताओ जब ये चार्ज पार्टिकल इस रिंग के सेंटर से निकलेगा तो कितना वेलोसिटी कैरी करके निकलेगा। ठीक है, ये सवाल है, बताओ। तो मैंने तुम्हें बताया है कि बेटा जब भी स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आए तो क्या लगाना है? मैम मैकेनिकल ऐसे एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना? पढ़ाया है कि बेटा जब भी तुम्हारे पास कोई कंजर्वेटिव फोर्स आ रखा हो और स्पीड की बात हो तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो इनिशियली तो तुम्हारे पास चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इसके पास फाइनल एनर्जी होगी जो हम कब मानेंगे? जब वो सेंटर से निकलेगा, यानी हाफ mv²। सही है। वर्क डन यहाँ पर सिर्फ कौन सा वर्क डन है बताओ? कौन सा वर्क डन है यहाँ पे? कौन कौन से वर्क डन एक्ट हो रहे हैं? मतलब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जिसकी वजह से वर्क डन बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सिर्फ, और तो कोई नहीं दिख रहा। ग्रेविटी, फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स नहीं, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो ये मेरा फोर्स है, उसकी वजह से वर्क डन हुआ। अब बात आई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन के कौन कौन से फॉर्मूला हैं। या तो हम वर्क डन का मैम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स में लिखोगे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यही होता है, QE डॉट डिस्प्लेसमेंट। बात आई डिस्टेंस, तो हमें पता है कि डिस्टेंस r है, बट यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है भाई? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है ना। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग K कैपिटल QX अपॉन अंडर रूट r² प्लस x²। करेक्ट? यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे अलग आएगी। बोलो हाँ या ना? यस क्या ये फॉर्मूला लगाना सही रहेगा यहाँ पे, QE वाला? नो मैम। नहीं रहेगा ना सही। तो हम कौन सा लगा सकते हैं भाई? इनिशियल और फाइनल के लिए लगाना है। हाँ, क्या मेरे पास वर्क डन का एक ये फॉर्मूला है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। यस मैम। माइनस का साइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए माइनस साइन लगता है, कंजर्वेटिव के लिए माइनस नहीं लगाते। तो माइनस Q और तुम्हारा चार्ज भी माइनस का है तो ये टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगी।
V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट। क्या मेरे पास फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बताओ। इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं। Yes, ma'am. एक सेकंड में निकाल। सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा जो तुम्हारा फाइनल है? इस रिंग के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है, के कैपिटल क्यू बाय इस रिंग का रेडियस, यही फाइनल होगा। फाइनली तुम्हारा चार्ज सेंटर पे जाएगा। इनिशियली तुम्हारा चार्ज कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। तो बेटा ये और ये आर, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर रूट टू। K2 by R root 2. तो ये इनिशियली पोटेंशियल कितना था? के कैपिटल क्यू बाय आर रूट टू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो? निकालो और आंसर बताओ क्या आ रहा है जल्दी। Yes, ma'am. Ma'am, first option. करो फर्स्ट। तो देखो ये चीजें हैं जो समझने की हैं। स्पीड के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम तक पहुंचे, उसके बाद फिर वर्क पे पहुंचे कि वर्क का क्या लगाएं फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, या फिर अगर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ। कहां से कहां तक? R to 0। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, बट वो फिर इंटीग्रेट करनी पड़ेगी चीजें। तो क्यों जाना इतना डिफिकल्टी में जब मेरे पास ये दूसरा फॉर्मूला अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। किसी और का आ ही नहीं रहा है भाई। क्यू, के कैपिटल क्यू, आर कॉमन ले लो, ये 1 माइनस 1 बाय रूट 2 बचेगा। 2 ऊपर चला गया, मास नीचे आ जाएगा, ये रहा अंडर रूट आ गया। के को ओपन कर लोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो क्या करोगे। 2 क्यू कैपिटल क्यू, के को लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम 1 माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे। चलो फिफ्थ वाला ट्राई करो। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ ट्राई करो, 2 मिनट का सवाल है। आ गया ए ऑप्शन, वेरी गुड। शाजिया कैसे आया है ए? अच्छा तुम पहले वाले का ए बता रहे हो अभी, इसका ए कौन बता रहा है? राहुल, आर्यन, आदर्श, नोमान। ए आ गया इसका, ठीक है। और बाकी के? आरुष, आरुष एक आंसर नहीं आया है क्या? यस मैम, एक भी आंसर दिया है तुमने? क्लास में नहीं हो ना तुम? निकाल दो क्लास से। नो मैम, क्लास में हूँ। आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो? ऋषि आंसर लिखो क्लास में बैठ के। समृतिका, मनीषा, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि तुम्हारे पास एक ये शीट है जिसका तुम्हें चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, यानी सिग्मा कितना? 8। कह रहा है कि एक क्यूब रखा हुआ है जिसका एज लेंथ 2 मीटर्स है इस शीट के सामने, तो एनर्जी कितना स्टोर करेगा?
क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का? half epsilon naught E square. एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी होती है मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, Volume. है ना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिर्फ एनर्जी पूछा है तो वॉल्यूम यहाँ चला जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये Yes, सिग्मा ma'am. स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। तो यहाँ क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन एक चला गया, 4 2 जा 8, ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 2 2 जा 8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 8 से 8 चला गया, कितना आया 64 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये ऑप्शन। तो इतना क्यों सोच रहे थे इस क्वेश्चन में? सिक्स करो। हम्म, स्टडी स्टेट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट है अच्छा, करो करके देखो। एक सेकेंड। कहाँ चले गए ये रहे। हाँ, इन्फिनिटी। ट्राई करो।
क्या हुआ? हुआ? देखो मैम आप करवा दो। कैसे। हाँ मैं तो करा ही दूंगी। इसमें स्टडी स्टेट में है, तो स्टडी स्टेट में जहां कैपेसिटर जुड़ा होगा उस ब्रांच से क्या नहीं करने देगा, करंट को पास नहीं करने देगा, है ना। हाँ, तो दो बैटरीज दी हुई है, ये 14 वोल्ट की है और ये 21 वोल्ट की है, करेक्ट। सपोज करो यहाँ से करंट गया I1 और यहाँ से एक बार यहाँ से करंट जाएगा, सपोज करो I2। अब देखो I1 करंट जैसे बेटा यहाँ A पॉइंट पे पहुंचेगा, इस A पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, C1 पे नहीं जाएगा ना, क्योंकि C1 तो ब्लॉक कर देगा, C1 करंट नहीं जाने देगा। इसके पास यही ऑप्शन बचा है I1, ये ऐसे जाएगा इस ब्रांच से होते हुए, फिर इस टर्मिनल पे पहुंचेगा, नाम दे देते हैं B पे जाने के बाद अब देखो अभी हमें KCL तो पूरा करना ही है, तो इसको यहीं ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर जाएगा करंट I2। अब I2 देखो भाई, I2 सपोज करो इस ब्रांच से I2 जाएगा, तो I2 फिर अगर इस टर्मिनल पे पहुंचा, नाम दे देते हैं इसको C, इस C टर्मिनल पे पहुंचेगा तो फिर से C1 इसको ऊपर नहीं जाने देगा I2 को, तो यानी I2 को भी इसी ब्रांच में मुड़ना पड़ेगा, तो यानी इस वाले ब्रांच में I2 मूव कर रहा है। तुम्हारे पास दो ब्रांचेस हैं जिनमें दो करंट है, तो तुम्हें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। I1 कितना आ रहा है निकालो। I1 आ जाएगा V1 अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना। V1 कितना है 14, R इक्विवेलेंट कितना है तुम्हारा 4 + 3 7, तो ये आ गया 2 एम्पियर। ऐसे ही तुम्हारा I2 कितना आ जाएगा 21 अपॉन 7 यानी 3 एम्पियर। ये तुम्हारे I1 और I2 की वैल्यू आ गई। अब देखो कैसे करोगे। अब तुम्हारा जो C1 और C2 है वो कुछ ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ 4 ओम, ये B, ये C1, कनेक्शन चला गया क्या? हेलो मैम आ रही है आवाज। C1 और C1 के यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है 2 ओम, और ये यहाँ जुड़ा हुआ है C2, है ना, इस तरीके से। एक सेकेंड, लैपटॉप की बैटरी भी चली गई चार्ज। अब देखो क्या यहाँ करंट कितना जा रहा है I1 और यहाँ कितना करंट जा रहा है I2। तो पहले इन ओम्स को पोटेंशियल में लिख लो कि यहाँ पर ये पोटेंशियल कितना है, कितना पोटेंशियल हो जाएगा भाई 4 2 जा 8, ये 8 वोल्ट बनेगा यहाँ पे, बोलो। और यहाँ कितना बनेगा, ये 6 वोल्ट, कितना है ये 2, और करंट जा रहा है यहाँ से 3, तो ये 6 वोल्ट बना ना, और ये यहाँ पर आया C2। बताओ इतना समझ में आया कि ये C1 बनेगा और ये C2 बनेगा। अब बताओ अब क्या कर सकते हैं, पहले ये बताओ क्या C1 और C2 के पास सेम चार्ज होगा कि अलग चार्ज होगा? क्या C1 C2 भाई सेम, C1 और C2 के पास सेम चार्ज होगा। मान लो अगर यहाँ से Q चार्ज बैटरी से निकला है तो यही Q चार्ज जाएगा ना, इसके थ्रू भी सेम चार्ज, इस सर्किट में सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी C1 और C2 के पास से सेम चार्ज निकल के जाएगा। तो मैं यहाँ एक ही सिंगल ब्रांच है मेरे पास, पोटेंशियल्स हैं, कैपेसिटर की वैल्यू भी है। C1 की कितनी दे रखी है, C1 7 है और C2 3 है, तो क्या मैं यहाँ पर KVL लगा सकती हूँ? एक ही ब्रांच में तो KVL लगा सकते हो, अप्लाई KVL, और यहाँ से क्या फाइंड करो, चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लो। बात समझ में आई? कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे लिखोगे, Q इक्वल्स टू C भी होता है, तो पोटेंशियल कैपेसिटर के पास क्या हो जाएगा Q/C, और ये Q दोनों में सेम रहेगा, तो क्या Q निकाल सकते हो? लगाओ यहाँ पे KVL लगाओ, Q की वैल्यू बताओ फटाफट कितनी आ रही है। मैं एक बार लैपटॉप चार्ज कर लगा। हाँ जी, क्या आ रहा ऑप्शन? ए, देखो चलो ऐसे चल, हाँ वेरी गुड, ए ऑप्शन बनेगा ना। देखो AC ये अपना B पॉइंट था, इसको मान लेते हैं ये अपना D पॉइंट है। तो कैसे चलते हैं लूप में, AC D
बी, ए से डी भी चलते हैं, ठीक है। ए से सी आए, ए से सी पर पोटेंशियल लिखोगे इस कैपेसिटर के अलाउंग। देखो यहाँ से चार्ज आ रहा है, तो अगर चार्ज भी होगा तो वो भी मान लेते हैं कैसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो अगर मैं करंट भी मानती हूँ कि बैटरी से करंट निकला है, तो ये अपना पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो यानी यहाँ से पोटेंशियल पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो नेगेटिव कैसे लिखोगे, नेगेटिव Q अपॉन इसका कैपेसिटेंस कितना है 7, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल हो गया। सी से डी जा रहे हो तो प्लस से नेगेटिव बैटरी माइनस का 6, फिर C2 जा रहे हो तो C2 जा रहे हो तो फिर से कैसे करंट भाई कैसे निकलेगा, प्लस से नेगेटिव ही निकलेगा, यानी ये टर्मिनल तो पॉजिटिव होगा और ये अपना नेगेटिव होगा। तो ये फिर से क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस का Q बाय सी, चार्ज सेम है तो Q, इसका कैपेसिटेंस कितना है 3। अच्छा ठीक है। अब B2C तो ये नेगेटिव ये प्लस, तो प्लस का 8 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। मैम चार्ज आपने निकाल, तो भी बोला कि चार्ज सेम है। ले भाई ले, ठीक है। अब सही है। अब कितना आ Yes, रहा है sir. कैपिटल Q की वैल्यू, यहां से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट चार्ज कितना 4.2 कूलम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये स्टडी स्टेट का, ठीक है। एक अगर सिंगल ब्रांच में ऐसे ही पोटेंशियल या चार्ज निकालना हो कैपेसिटर के अक्रॉस तो केवीएल निकाल के लगा सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक कैपेसिटर है विच इज कंपोज्ड ऑफ 3 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, ऑल 3 प्लेट्स आर ऑफ सेम एरिया, ठीक है। दोनों प्लेट्स का, सारी तीनों प्लेट का एरिया सेम है, डिस्टेंस d1 है, ये ε1 ये ε2। जो बीच वाली प्लेट है इसको आपने V0 यानी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो ये कह रहा है कि बताओ बीच वाली प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखोगे आप, Q अपॉन A, यही फॉर्मूला होता है Q अपॉन A सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो हेलो आवाज आ रही है, यस मैम। Yes, यस sir. चार्ज अपॉन, मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखा और मुझे पता चला कि चार्ज चाहिए, यानी ये जो बैटरी लगी हुई है V0 की, ये कुछ चार्ज सप्लाई कर रही होगी, वही चार्ज मेरे को निकालना है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV। अब ये देखो C चाहिए, क्या ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं ये कैपेसिटर्स, भाई ये जो बाहर वाली प्लेट्स हैं ये तो सेम पोटेंशियल्स पे जुड़ी हुई है ना, देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है ये तो बाहर मैम वाली प्लेट सीरीज यस मैम। सीरीज। ये 3 प्लेट हैं, बाहर वाली प्लेट का मान लो पोटेंशियल V है, आउटर वाली प्लेट का भी पोटेंशियल सेम होगा V, ये बीच वाली V0 पे है, सेम है ये C1 और C2 सेम पोटेंशियल पे हैं, ये भी V और V0 से कनेक्टेड है और ये C2 भी V और V0 से कनेक्टेड है। तो दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है क्या, दोनों प्लेट का, तो ये सीरीज में है। पैरेलल में हुए ना, ये पैरेलल में है, तो चार्ज कैसे निकालोगे, C इक्विवेलेंट यानी इनका सीरीज C1 प्लस C2 किस में कनेक्टेड है, दोनों किसी पोटेंशियल V से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे अपना पोटेंशियल V। C1 प्लस C2 निकाल सकते हो, C1 प्लस C2 निकाल सकते हैं ना भाई। C1 कितना हो जाएगा ε1 एरिया ε0 अपॉन डिस्टेंस कितनी है d1, प्लस ये कितना हो जाएगा ε2 A ε1 सेकेंड प्लेट का कितना है दूरी d2। ये लो क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से, V अपना चल ही रहा है बाहर, V A एप्सिलॉन कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर ε1 d1 ऑप्शन 2 d2। सिग्मा के लिए A से डिवाइड करना पड़ेगा तो ऑप्शन नंबर A आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास डायरेक्ट वो तुमसे यहाँ पे C इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहा है तो ऐसे भी पूछ सकता है चार्ज डेंसिटी, तो उसके लिए बस तुम्हें Q इक्वल्स टू CV लगाना है, ठीक है। थोड़ा पेपर में अगर इस तरीके से वेरिएशंस आती हैं तो घबराना मत। हाँ जी पूछिए। मैम एक बार ये समझाना कि पैरेलल में क्यों है।
आपको ये पैरेलल में क्यों नहीं लग रहे, पहले तो ये बताओ मेरे को, तभी तो मैं बताऊंगी कि आपको कहाँ पर कंफ्यूजन है। बताओ क्या। मैम मुझे यहाँ पे एरिया डिवाइड नहीं हुआ है तो इसलिए सीरीज ये में। कौन किसने सिखाया तुम्हें एरिया डिवाइड करना? मैंने तुम्हें सिखाया है क्या ये एरिया डिवाइड करने वाला? मैंने कभी अपनी क्लास में ये वर्ड यूज किया है, एरिया डिवाइड? नो मैम। फिर कहाँ से सीख के आ गए ये एरिया डिवाइड? ये प्लेट देखो, चलो सुनो मेरी बात सुनो पीर बख्श, तभी कहती हूँ कि 36 जगह से एक चीज नहीं पढ़नी चाहिए। ये तुम्हारा कैपेसिटेंस C1 है और ये कैपेसिटेंस C2 है। यहाँ ये वाली प्लेट यूज हो रही है, क्या इस प्लेट का पूरा एरिया यूज हुआ है? एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या यहाँ पे इसका पूरा लेंथ यूज हुआ है? यस, लेंथ पूरा यूज हुआ है, विड्थ तो कभी डिवाइड ही नहीं होती, तो पूरा एरिया ही तो आया है। वो तब होता है जब मान लो मेरे पास ऐसे कैपेसिटर हो और मैंने बीच में यहाँ पर अलग एप्सिलॉन 1 लिखा, यहाँ एप्सिलॉन 2 लिखा, ठीक है। अब ये दोनों, अब इस प्लेट का एरिया आधा हुआ है इस केस में, अब ये पैरेलल में है, बट यहाँ इसका एरिया डिवाइड हुआ है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ अगर तुम ये C2 बनाओगे तो यहाँ पर सिर्फ ये शेडेड पोर्शन आया है ना C2 बनाने के लिए, तो इसका मतलब जब तुम यहाँ पे A डैश लिखोगे तो इसका प्लेट का लेंथ आधा हो गया ना, तब ये A डैश आधा होता है तुम्हारा A/2। समझ में आए? यस मैम। सीरीज और पैरेलल के लिए कभी भी ऐसे नहीं देखते एरिया आधा हो गया तो ये सीरीज पैरेलल हो गए। पोटेंशियल देखो कि जिन प्लेटों से कैपेसिटर बन रहा है उन प्लेटों का पोटेंशियल क्या है। अब यहाँ पर जो तुम्हारे पास आउटर प्लेट है इनका पोटेंशियल सेम है ना, सपोज कर लो V है, अब बीच वाला जो पोटेंशियल है वो V0 पे है, तो यानी C1 किस पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है? V और V0, और C2 भी किससे जुड़ा हुआ है? V और V0, तो मतलब सेम पोटेंशियल हो गया ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट। देख लो ये तुम ऐसे ऐसे ऐसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो। मैम एरिया डिवाइड नहीं हुआ। कहाँ से पढ़ के आए हो ये? मैम ये स्कूल वाले टीचर ने बताया। और जो मैंने बताया वो क्यों नहीं याद करा फिर? मैम मैंने लेट स्टार्ट किया था ना तो उस टाइम कैपेसिटेंस मैंने करा नहीं था इधर पे। ठीक है, ओके। और किसी को तो कंफ्यूजन नहीं है कि मैम ये पैरेलल में क्यों है? ठीक है, अब समझ में आ गया कि निष्पक्ष कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहीं पे हिल गया था तो वो सब बच्चों के साथ कई बार हो जाता है। अब समझ में आ गया कि प्लेट्स का जब भी सीरीज और पैरेलल देखना होगा हम कैसे देखेंगे? पोटेंशियल्स का पोटेंशियल देख के, ठीक है। एरिया हाफ होता है, वो एरिया तब हाफ होता है, देखो ऐसे हाफ होगा कि मेरे पास ये कैपेसिटर है और मैंने अब की बार जो डाइलेक्ट्रिक है वो ऐसे इंट्रोड्यूस किया है ना, यहाँ पर एप्सिलॉन 1 और यहाँ पे एप्सिलॉन 2। इसका मतलब यहाँ कैपेसिटर 1 बनेगा और यहाँ कैपेसिटर 2 बनेगा, करेक्ट। अब तुम्हारे पास प्लेट का एरिया क्या होता है? ये वाली प्लेट है ना, ये प्लेट है ना, ये प्लेट है ना। तो जब तुम C1 बना रहे हो, क्या इस प्लेट की पूरी लेंथ यूज कर रहे हो क्या? जब C1 बनाया है, सपोज इस तुम्हारी प्लेट का लेंथ L है, क्या जो C1 बनाते वक्त तुमने अपनी प्लेट की पूरी लेंथ इस्तेमाल करी है? मैम L/2 आधी करी है ना? नो मैम। हाँ, तो वो जब लेंथ आधी करते हो तब एरिया आधा होता है, वो रीजन है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार आधा हो जाए, ठीक है। ओके, बढ़िया, अच्छी बात है। 10th करो, 10th इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, 10th बहुत अच्छा सवाल है, करो ट्राई दो। क्या कह रहे हैं कि मैं बता देती हूँ, समझा ही देती हूँ, समझते हैं साथ में। मैम हाँ मैम थोड़ा इमेज को बड़ा कर देना। हाँ बिल्कुल।
करे, चलो हम करते हैं साथ में। क्या कह रहा है कि मेरे पास एक वायर है जो कैसे जा रही है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और फिर ई से एफ। जो मैंने ये रेड रेड डॉट्स लगाई हैं, यानी ये यहां से यहां तक तुम्हारी वायर का पाथ है। ये पूरी वायर रखी हुई है तुम्हारी वाई और जेड में। देखो, नहीं, तुम्हारी ये वायर तुम्हें दिखाई हुई है और ये एक्सिस इसने ऐसे बना रखी है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर फिर कौन सी एक्सिस होगी, अपने आप मान लो कौन सी होगी भाई, एक्स ही होगी। ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो यानी इस डायरेक्शन में कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और जो तुम्हारा बी सी डी ई वाला पार्ट है वो इस वाले प्लेन में है, कौन से प्लेन में है बताओ जरा। मैम ये तो मैग्नेटिक फील्ड है ना। हाँ बस बी लिख लो उसको, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन। अब फोर्स एक्सपीरियंस की बात कर रहा है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। देखो इसको अब तुम अपनी वायर को थोड़ा इस तरीके से डिजाइन कर लो। सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये तुम्हारी जेड एक्सिस है, ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ पे ई पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ओके, इससे पहले जरा बात करते हैं, जरा वायर को देखो, ए बी वायर को। ए बी वायर देख पा रहे हो, ए बी वायर। जब भी किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, आई बी एल साइन थीटा, करेक्ट। ए बी वायर को देखो, ए बी वायर किस डायरेक्शन में है, ए बी वायर किस डायरेक्शन में है भाई, वाई, वाई डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में है, वाई। वाई। तो अगर ये साइन थीटा 0 डिग्री हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा ए बी पे, 0 जीरो। साइन। तो यानी ए बी पर तो फोर्स नहीं लग रहा। जरा ई एफ वाली वायर को देखो, ई एफ वाली वायर में मैंने बताया था कि जो ये साइन थीटा होता है ये किसके बराबर होता है वैसे, डीएल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। लेकिन हम डीएल की कौन सी डायरेक्शन लेते हैं बेटा, डीएल इज अ वेक्टर और इसकी डायरेक्शन ली जाती है करंट वाली डायरेक्शन में। बताया था कि डीएल को ज्यादातर हम करंट वाली डायरेक्शन में ले लेते हैं। यहाँ करंट किस डायरेक्शन में है, वाई के अपोजिट यानी एंटी। मैग्नेटिक फील्ड किस में है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन। कितना एंगल बना रहा है भाई, 180 डिग्री। तो यानी यहाँ पर भी फोर्स ऑन एफ ई कितना हुआ, 0 0 हो गया, 0 हो गया। अच्छा, एलिमेंट कर करके देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हारे पास वो वाली वायर बची जो किसी कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन वाली भाई, एक्स वाई प्लेन में है ना, BCDE, BCD is in what plane, XY plane, XZ plane, sorry, XZ, XZ, yes, XZ प्लेन में है। ये अपना X है और ये Z है। ये इस तरफ कौन सा प्लेन, नेगेटिव एक्सिस होगा, और ये अपना ऊपर Z है। अब जरा एक बार वायर को देखो, CB को, और जरा DE को देखो। CB और DE दोनों के पास लेंथ इन्होंने पहले बता दी कि ईच साइड हैव लेंथ L। अगर दोनों वायर के पास लेंथ L है, ठीक है, और दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी सेम मैग्नेटिक फील्ड में लगे हुए हैं, तो जो फोर्स की डायरेक्शन आएंगी वो अपोजिट आएंगी और इक्वल होंगी। ये पता चला कि फोर्सेस की डायरेक्शन जो भी आएगी इक्वल एंड अपोजिट आएगी, है ना। और वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, करेक्ट। इतना क्लियर हुआ सबको। यस मैम। अब कौन बचा, कौन बचा भाई, सिर्फ CD बचा। CD। यानी जो भी फोर्स आएगा वो CD की वजह से आएगा। CD की वजह से क्या, अब ये तो पता ही है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो IBL है, बट डायरेक्शन में कंफ्यूजन है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव Z। CD किस डायरेक्शन में है, CD किस डायरेक्शन में है बताओ,
एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड किस में है? CD का करंट एक्स एक्सिस में है ना, यस और मैग्नेटिक फील्ड किस में है अपनी? Y में। तो I क्रॉस J करोगे तो क्या मिलेगा भाई? कौन सा K K? क्या जो DL बुना है ना मैंने, DL क्रॉस, तो DL यानी करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन खुद देख लो, पॉजिटिव की तरफ आ रही है, जहां पर तुम्हारा प्लस एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो I क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तो अपना है ही J में, तो I J कितना आया? K क्या? तो K यानी Z डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बिल्कुल जेई के मतलब का ही है, तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो ये तुम सॉल्व कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, हर एक एलिमेंट को सिंगल सिंगल देखो कि क्या कर रहे हो, बस एक्स वाई एक्सिस का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर यही गलती करवाता है ज्यादातर। 11th क्वेश्चन देखो, डायामैग्नेटिक क्या कहता है? जब भी किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस मटेरियल के जो वो होते हैं ना डाइपोल्स, वो किस डायरेक्शन में अलाइन होते हैं? मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके जो डाइपोल्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब ये क्या कहता है? डायामैग्नेटिक क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक रिपेल करता है। फेरोमैग्नेटिक क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? स्ट्रांगली अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? एक से ही पता चल जाएगा, बी ऑप्शन है ना, ए, यानी ए बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट है फेरो। बी वाला देखो बेटा, डाई इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूर जा रही है, रिपल्शन दिखा रही है ना, बैंड हो गई अवे, इस मटेरियल से अवे बैंड हुई है मैग्नेटिक फील्ड, तो अवे बैंड हुई है, अवे का मतलब क्या है? रिपल्शन। दैट मीन्स दिस इज योर डाया। सी वाला क्या दिखा रहा है? सी वाला दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट तो कर रही है बट स्ट्रांगली कर पा रही है, तो यानी सी का अपना ऑप्शन नंबर पैरा, बी ऑप्शन। वेरी गुड, ओके। चलिए 12th करिए। हर्षद, अच्छा पहले वाले का आंसर दिया है, ठीक है, सी, ठीक है। डेंसिटी से क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चाहिए? खुद बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चाहिए? तुम लोग क्या पढ़ते हो? चार्ज। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो चार्ज चाहिए ना। चार्ज, अगर मान लो मैं तुम्हें ढेर सारा चार्ज दे दूं और वो सारा चार्ज रेस्ट पे रख दूं, क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? नो मैम, No, मैम ए ma'am. ऑप्शन। हाँ, किसी प्लेनेट के पास ढेर सारा चार्ज है, ढेर सारा मैग्मा है, ढेर सारा आयरन पड़ा हुआ है मोल्टन फॉर्म में, बट उस प्लेनेट की स्पीड बहुत स्लो है, वो प्लेनेट बहुत स्लो चल रहा है, तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बना पाएगा? बताना जरा, क्या बना पाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड? नहीं बना पाएगा। तो स्पीड भी तो चाहिए, मोशन, एक्सटेंशन ऑफ चार्ज भी तो चाहिए, तो ए सही है। ठीक है, 13th, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आता है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरे पास? NIA, यही होता है NIA। बार मैग्नेट का अलग सिनेरियो जाता है, बार मैग्नेट सेम डाइपोल मूवमेंट की तरह काम करती है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, ये अपना करंट कैरिंग वायर के लिए आता था, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है बेटा, अगर ये किसी उसमें घूम रहा है तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर, मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा? क्योंकि चार्ज है, घूम रहा है, बिल्कुल मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? करंट इनटू एरिया, करेक्ट। तो एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स लेते थे, तो यहाँ पर एक ही अपना ऑर्बिटल टर्न होंगी नहीं, वन हो जाएगी, यानी आई इंटू ए। आई किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। एरिया क्या हो जाएगा? ऑर्बिट का रेडियस इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ, टाइम क्या लिखोगे इस केस में? देखो टाइम क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। Speed. डिस्टेंस क्या होगी भाई, 2 पाई आर, जितना उसका सरकमफ्रेंस है, कितनी स्पीड से चल रहा है, बी से। तो यहाँ 2 पाई आर, वेलोसिटी v है, ऊपर लिख दो पाई आर स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट आया क्यू वी अपॉन 2 पाई। अच्छा, पाई से पाई भी चला गया, क्यू वी आर अपॉन 2, बस ये। तो देखो वेलोसिटी, स्पीड भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आसानी से आ जाएगा, आ जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, ये याद रखना, Yes. ये अपनी मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, क्यू वी बाय आर बाय 2। सी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, सी ऑप्शन है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। हाँ, 13 का सी ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन सही है। 14 कैसे करेंगे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है x इक्वल्स टू 0 पे। द वायर शोन इन फिगर has uniform cross section A, resistivity of the material of the wire is given, the potential difference V is applied across the wire, what is the electric field at x equals to 0। कैसे करोगे, रेजिस्टिविटी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस V लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेजिस्टिविटी में क्या कोई एक इक्वेशन हमारे पास आती है क्या? यस मैम। हाँ बताओ। मैम करंट डेंसिटी इनटू रेजिस्टिविटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, मतलब करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ना कुछ एक रिलेशन आता है ना। क्या है वो रिलेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है अपना? करंट डेंसिटी इनटू रेजिस्टिविटी। जेरो। ठीक है, हमें अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी दे दी है कि इस पॉइंट से वेरी कर रही है, ठीक है। तो और तुम्हारे पास जे किसके बराबर हो जाएगी अपनी करंट, जे किसके बराबर हो जाएगी? करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। आई के फॉर्म में तो है नहीं। ए वायर इज शोन द फील्ड has resistivity of the material is given and the potential difference is applied across the wire. हाँ ऐसे ही होगा पर, और आई अपॉन एरिया इंटू रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालोगे? आई अपॉन ए, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रो नॉट इंटू एल अपॉन एल प्लस एक्स इंटू किसी भी पॉइंट पे निकाल देना dx। कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर दोगे? 0 से लेके l तक, ठीक है। 0 से लेके l तक इसको इंटीग्रेट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। आ जाओ, इससे और अच्छा बेटर क्वेश्चन करते हैं। ये तुम एक बार घर पे सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है, बस इंटीग्रेशन करना है। 15th पे आओ, कॉन्सेप्ट इतना ही था। पढ़ो एक बार क्वेश्चन। पढ़ लिया? तो देखो क्या कह रहा है कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है। मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे को नहीं पता, कुछ तो होगा। एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं जिसका कितना है रेजिस्टेंस? 100 ओम है। ये कहता है कि जो पावर डिसिपेट हो रही है यहाँ पे वो 0.8 वोल्ट है।
वाट है। कह रहा है कि अब इस सेम बैटरी को किसी और रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हो, सेम बैटरी है, किसी और रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, लोड रेजिस्टेंस का। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेट करनी है हमें सर्किट में, तो ये बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा मैक्सिमम पावर क्या कब होती है बताओ, मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम कराई थी, पावर कराई थी जब, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सेल वाले केस में बताया था कि कब होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, लोड इज द एक्सटर्नल, लोड तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका मतलब मेरे को ये स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, करेक्ट। स्मॉल आर की वैल्यू इस पहली इक्वेशन से आ जाएगी। पावर क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर। वोल्टेज कितना है, 10 इंटू 10 यानी 100। सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस स्मॉल आर, कितना पावर है 0.8। कितना आया स्मॉल आर, यहाँ से 25 ओम आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों ने बताया था सॉल्व करके। 25 ओम। अगर ये 25 है तो दोबारा से इसमें पी डैश कितना हो जाएगा, देखो 10 वोल्ट, ये 100। अब लोड रेजिस्टेंस भी 25 है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो ये 25 25 50 और आंसर कितना आ गया, पी डैश कितना आया, 2 वॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। ओके करो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, हाँ साजिया बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपने पहले वाले से लोड रेजिस्टेंस निकाला, सेकंड वाले में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दी जो कि 25 हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस 50 हो जाएगा। फॉर्मूले में रख दिया वी स्क्वायर बाय आर में, वहां से 2 वॉट आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया है सबको, जिसको नहीं हुआ है पूछ लो एक बार, बोलो बच्चों। चलू आगे, सबको क्लियर है। Yes. हर्षित, हर्षित क्लियर है यस मैम। पक्का। देखो अभी Yes, 3 ma'am. महीने बचे हैं, तुम्हें शर्माना नहीं है, मेरी बात सुन लो ध्यान से। अगर छोटे से छोटा भी डाउट आ रहा है पूछ लो, 3 महीने बाद फिर किसी के नहीं रहोगे पूछने के। अभी तुम्हें जहां, क्योंकि अब तुम सब एक साथ रिवाइज कर रहे हो ना, तो तुम्हें डाउट आने चाहिए, कंफ्यूजन होनी चाहिए। जैसे पीर बख्श का डाउट था, जेन्युइन डाउट था। बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये आधे 70% बच्चे यही पढ़ के जाते हैं, एरिया हाफ से पैरेलल पढ़ लो, डी हाफ है तो सीरीज पढ़ लो, है ना। जब हम अपने टाइम में थे हम भी यही गड़बड़ करते थे कि अगर डिस्टेंस हाफ हो गया तो सीरीज, एरिया हाफ हो गया तो पैरेलल। बताओ, पढ़ते हैं ना ऐसे ही। देख लो, सबने थम्स अप कर दिया कि यही पढ़ रखा है मैम हमने तो। बेटा स्कूल टीचर्स अलग तरीके से पढ़ाते हैं और कोचिंग में पढ़ाई अलग तरीके से होती है। स्कूल टीचर्स को कंपटीशन पास नहीं कराना तुमसे, वो तुम्हें इजीएस्ट मेथड चुनेंगे समझाने का, है ना, कि बच्चों को जिससे समझ में आ पाए बस। चलो 16th करो अब इसी बात पे, देखते हैं कौन जल्दी करेगा। सबको आता है ये कॉन्सेप्ट। ए और बी के बीच में निकालना है, बहुत इजी है, करो। बहुत इजी है बेटा, दिमाग एक्टिव होना चाहिए। सुमित 8 होम, सुमित 8 आया है। नहीं नहीं, सबसे पहले देखे फिर चेंज भी कर दिया, ठीक है। कृतिका, हर्षित 8, हर्षित कैसे है डी, चलो हर्षित समझाएगा, जल्दी बता हर्षित। हर्षित ये जो बिना रेजिस्टेंस वाली वायर है ना, एक सबसे पहले करंट सब इनमें से जाएगा और जो भी दो में ये सारे ऐड हो जाएंगे।
वेरी गुड, बहुत अच्छा है हर्षित, बढ़िया। देखा हर्षित कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, वेरी गुड। सारा करंट बेटा देखो यहाँ से गया, मतलब मैंने क्या बोला है कि जब भी ए और बी का मतलब है कि ए से निकलेगा करंट और सारा करंट तुम्हें कहाँ तक ले जाना है, बी तक ले जाना है ना। वो बचपन में अपना पजल खेलते थे ना, ऐसे कुछ होता था जिसमें एक कैट फंस जाती थी, उस कैट को एक दूसरे पॉइंट तक लेके जाते थे, मतलब ये ए पॉइंट से बी तक। तो जब ये ए और बी हो तो ये समझ लो कि करंट को ए से बी तक पहुंचाना है इजीएस्ट पाथ से, है ना। तो अगर आप ए से बी जा रहे हो, ये गए ये गए ये गए, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद तुम्हें पता है कि मेरे पास आसान रास्ता है यूं जाने का, तो करंट तो यहीं जाएगा, यानी ये तो सब शॉर्ट सर्किट हो गए ना। यहाँ जाने के बाद करंट यहाँ फिर से करंट के पास दो रास्ते हैं, तो करंट कहेगा मेरे पास बिना पत्थरों वाला रास्ता है, मैं तो उसी से जाऊंगा, कैंसिल, और फिर ये जाके यहाँ पहुंच गया। तो यानी ये सब सीरीज में हो गए ना, दो वाले, 2 4 6 8 और 2 10। तो मैंने बताया था जितना डिफिकल्ट सर्किट लगता है उतना ही आसान मिलेगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन, अगेन यहाँ से सवाल आते ही हैं हर बार, ठीक है, हर बार आते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बढ़िया। 17, पहले तुम बहुत गड़बड़ करते थे शॉर्ट सर्किट में, याद है तुम्हें? क्लास में एक दिन पहले ही पढ़ाती थी, अगले दिन फिर तुम मैम एक दिन सुनाया, अभी तो फिर था। हाँ, अब तो फिर सीख गए तुम, ठीक है। 17 करो। ये अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का, व्हीटस्टोन नहीं, बैलेंसिंग पॉइंट यानी मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का सवाल है, कर दो फटाफट, फिर इसके बाद अपना एसी स्टार्ट हो जाएगा, करो। अब इस समय दोबारा सुनता, अगर ये 8 ओम को 10 ना बनाता तो फिर सुनता ये। तो क्या कह रहा है, आओ फटाफट करते हैं कि हमारे पास R1 और R2 है। मैं तुम्हें 25 क्वेश्चंस और भेज दूंगी 12th के, 12th तुम्हारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, उतना ही कर लेना। In the figure shown for given values of R1 R2 the balancing point for this is A, ठीक है। तो इसके लिए बैलेंसिंग पॉइंट A है अगर R1 और R2 है, तो R1/4 R2/6। R2 is shunted by a resistance of 10 ohm, तो यहाँ पर तुमने शंट कर दिया 10 ओम से। बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 50 सेंटीमीटर, तो बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो जाता है। R1, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या बनेगा भाई, R2 ये बनेगा R इक्विवेलेंट कितना, 10 R2/10 प्लस R इंटू R1। कितने से शिफ्ट हो गया भाई ये, शिफ्टेड टू, अच्छा ए बी की 1 मीटर दी हुई है ना, ठीक है। 10 ओम, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 50 सेंटीमीटर। मैम 1 हो गया ना, 50/50। आंसर शिफ्ट टू 50 सेंटीमीटर। एक सेकंड में ये देख रही हूँ कि ये 40 सेंटीमीटर से, और मतलब ये अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ है तो ये इधर की तरफ ही मूव करेगा, ठीक है। तो यानी 50-50, ठीक है। तो ये 1-1 आ जाएगा। तो यहाँ से R1/R2 की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, R1/R2 इक्वल्स टू, ये 4/6 हुआ, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, फोर बाय सिक्स। R2 आ जाएगा सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा ये, 60 इक्वल्स टू 40 प्लस R2, 20 आ गया क्या R2? मैम R2 तो 5 आएगा। R1/R2, तो ये 4/6 हुआ ना यहाँ पे, और मैं इस R2 को यहाँ ले आई तो ये 4/6 हो गया। अच्छा ये 4R2 बनेगा ना, 4R2, ठीक है, 4R2 होगा। तो ये 60 माइनस 40, 20/4 करोगे तो 5 आ जाएगा, है ना, 5 ओम। तो 5 ओम तो एक में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है।
वेरी गुड, बढ़िया, सबने कर दिया, मेरे से पहले कर दिया, मेरे से कैलकुलेशन एरर हो गई। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 18 करो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है, करो। अगर नहीं आ रहा है तो तभी बता देना, तुरंत टाइम वेस्ट मत करने बैठना। आ जाओ करते हैं। एक चोक कॉइल है जिसका जो ऑपरेट होता है, नहीं सॉरी, एक चोक कॉइल की जरूरत है एक आर्क लैंप को ऑपरेट कराने में, एट कितने पे, आरएमएस वैल्यू जिसकी 160 वोल्ट है, ठीक है, और 50 हर्ट्ज पे। आर्क लैंप के पास जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ 5 ओम का है और वो 10 एम्पियर आरएमएस वैल्यू पे रन कर रहा है। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल, तो चोक कॉइल का इंडक्टेंस बताओ कितना होना चाहिए, समझ में आया? तो यानी ये तुम्हारा एलआर सर्किट है, तुम्हें जिसमें वीआरएमएस आईआरएमएस तुम्हें दे रखा है, तो इंडक्टेंस तो 1 सेकंड में निकाल सकते हो। हाँ, इंडक्टेंस तो आ ही जाएगा। कैसे? वीआरएमएस किसके बराबर होगा? आईआरएमएस अपॉन सर्किट एलआर है तो जेड लिखते हो, याद है ना? वीआरएमएस इक्वल्स टू आईआरएमएस, सॉरी क्या कर दिया मैम IRMS इक्वल टू VRMS बस है। हाँ, आईआरएमएस इक्वल्स टू वीआरएमएस अपॉन जेड, ठीक है, ठीक है। वीआरएमएस कितना दे रखा है? 160। जेड कितना हो जाएगा देखो, आर स्क्वायर प्लस इंडक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू करंट दे रखा है 10। आर रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 5, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है सीधा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। क्या यहाँ से एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी, और एक्सएल आ जाएगा तो यहाँ से मेरे पास इंडक्टर आ जाएगा, है ना, ओमेगा एल से इंडक्टर की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि अगर मेरे को सेम लैंप को ऑपरेट कराना है 160 वोल्ट की डीसी पे, देखो पहले आरएमएस था, अब 60 वोल्ट की डीसी है, तो एडिशनल रेजिस्टेंस कितना चाहिए? तो V इक्वल्स टू बस आई आर हो जाएगा ना, V इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज कितना है? 160, करंट तो अभी भी कितना रखना है? 10। सी ऑप्शन, सॉरी आंसर 11 आया है, सी ऑप्शन ही तो आएगा ना, 11 करेक्ट। करंट तो अभी भी 10 ही है, तो रेजिस्टेंस कितना जरूरी है भाई? इसका रेजिस्टेंस आया 16, तो मेरे पास पहले कितना था? सिर्फ 5, तो 16 की जरूरत है, तो और कितना ऐड करना पड़ेगा? 11 ओम और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 11 ओम और ऐड करना पड़ेगा। फटाफट से 19th क्वेश्चन करो, इजी इजी है, इजी। मैम बी ऑप्शन आएगा। क्या हो गया राहुल को, क्या कह रहे हो तुम लोग? अच्छा, इसका ऑप्शन बताया है बी, किसने बताया है? आर्यन ने, और शायद पीर बख्श ने भी बताया था बी। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है, बी ऑप्शन। देखो तो इसका मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया था कि v या तो ऐसे होना चाहिए, v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या मेरे पास इक्वेशन होना चाहिए था कॉस के टर्म्स में, इस तरीके से, है ना। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करोगे भाई? सुन लो बेटा, जो बच्चे यहाँ पर जिनको नहीं आता है वो समझ लिया करो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, ये साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, तो यानी मैं यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख सकती हूँ, क्या होगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
तो 120 को ऐसे लिख लो 60 इंटू 2 और बाकी का ये, तो ये मेरा बन जाएगा साइन कितना 200 पाई टी। तो यानी v मेरे पास v नॉट आ गया 60। अब मेरे को चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा 200 ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ये 200 पाई है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई भाई 100 आ गई है ना, 100 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सबका बी आ रहा है, बहुत अच्छे। ठीक है ओके बताओ ये वाला क्वेश्चन बताओ, एलसीआर सर्किट का है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। हाँ तो उसमें बस आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बेटा याद रखना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेके आना है। ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड इक्वेशंस, हम यहाँ से ही निकाल सकते हैं वी नॉट और ओमेगा फाई पाई सब। ठीक है अब मेरी क्लास में शर्माना छोड़ दो, अब 3 महीने जो नहीं आता है बिंदास पूछो, छोटे से छोटा डाउट पूछो। ए कैसे कह रहे हो तुम? एक सीरीज एलसीआर सर्किट है विच इज फेड बाय डीसी सोर्स। एलसीआर को तुमने डीसी लगा दिया, डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज ऑसिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द चार्ज इज फॉलिंग फ्रॉम मैक्सिमम एक्वायर्ड वैल्यू। चार्ज तो मैक्सिमम से गिर रहा है ना, तो तुमने ए कैसे, ए वालों मतलब बिल्कुल दिमाग तो लगाया ही नहीं, कॉमन सेंस भी तो लगा सकते थे। चार्ज कहां से फॉल होना शुरू हुआ है, मैक्सिमम से। एक बार वो मैक्सिमम पहुंच गया वहां से चार्ज ड्रॉप हो रहा है। या तो तुम बी या डी इनमें से कोई एक बोलते, या अगर बी और डी में से कोई एक बोलते तो समझ में आता। अच्छा चार्ज इज फॉलिंग का मतलब क्या है, डिके ऑफ चार्ज हो रहा है। कौन सा आरसी सर्किट में कौन सी वैल्यू पड़ी है डिके ऑफ चार्ज की, कैसा डायग्राम आता है ग्रोथ और डिके में? ग्रोथ और डिके में कौन सा चार्ज पड़ा है तुमने? डी पड़ा है। डिके में या ग्रोथ में तुमने पढ़ा नहीं है चार्ज इंटू टी। अगर ग्रोथ होती है तो कैसा होगा, डिके होगा तो कैसा होगा? डिके एंड ग्रो का ग्राफ कैपेसिटर के केस में भाई ग्रो का ऐसे होता है और डिके का कैसे होता है, डिके का ऐसे होता है हैं? ये ग्रो का हो जाता और ये डिके का। दैट्स इट। चार्ज फॉलिंग चार्ज डिके हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। डी कैसे बता रहे हो, डी नहीं होगा, डिके ऑफ चार्ज का ग्राफ बी होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्टेड, नॉट डी। डी गलत है। डी कहाँ पढ़ा है तुमने? और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, माइनस क्यू नॉट का क्या मतलब है ये? मैम डीसी में नेगेटिव नहीं जाएगा ना? हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, ये माइनस क्यू क्या है ये जो डी बता रहे हो तुम? डीसी में अल्टरेशन कब से हो गई साइकिल? सीएनएस मतलब सीएनएस कौन है?
नर्वस सिस्टम को खाना खिलाओ। इसमें क्वेश्चन नंबर 22वां करो। क्लास का क्वेश्चन है 22, क्लास 22 क्लास में कराया हुआ है। 22 कर दो बस। इसके बाद में 25 क्वेश्चन और दूंगी, फटाफट से हो जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नहीं होते तो अगली क्लास में बैठ के पढ़ेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को, सारे नहीं कराऊंगी, सिर्फ डाउट्स लूंगी। और मॉडर्न फिजिक्स शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 11 तारीख से कुछ बच्चे बूट कैंप में चले जाएंगे और वो वहां पर वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां अगर वो वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो तुम्हें भी वही पढ़ना पड़ेगा, बट मैं सोच रही हूँ उससे पहले मॉडर्न फिजिक्स करा दूं। मॉडर्न फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट, ठीक है, या ड्यूअल नेचर जिसे बोलते हैं। क्या पढ़ोगे यहाँ पे? नेट मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो पी पॉइंट पे ये तुम्हारा एक्सियल पॉइंट हो गया पहली वाले के लिए, दूसरी वाले के लिए परपेंडिकुलर हो गया। तो डायरेक्शन निकाल लोगे यहाँ से। नॉर्थ है, नजदीक है तो मतलब नॉर्थ, नजदीक है तो मतलब नॉर्थ वाला क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है? आउटवर्ड्स। तो पी की वजह पे मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले की वजह से B1 यहाँ आएगी। और ये तुम्हारा सेकंड है, सेकंड वाला क्या है तुम्हारा? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी? तुम पढ़ के जाओगे, टेंशन मत लो, तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, B1 की वजह से नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर टेंजेंट डालोगे तो इस तरीके से। तो ये तुम्हारा B2 हो गया, ठीक है, B1 और B2। B1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? मैम परपेंडिकुलर के लिए कैसे होगा? परपेंडिकुलर के लिए ऐसे कर लो ना, जैसे नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाएंगी ना फील्ड लाइंस, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा ना, नॉर्थ से साउथ जाते वक्त। ये जब भी तुम अपना ये माइक अनम्यूट करते हो तो ये पीछे इतनी तेज जो म्यूजिक बज रहा है, इस म्यूजिक में कैसे पढ़ रहे हो? हाँ, इस म्यूजिक में कैसे पढ़? फंक्शन हैगा, कुछ प्रोग्राम हैगा नेबर में, इस वजह से। उन नेबर को बोलो, दिल्ली में तो 10:30 बजे बंद करा देते हैं। B1 कितना हो जाएगा? देखो एक्सियल पॉइंट पे है तो कितना हो जाएगा? 2 km/r³, यही होगा। B2 कितना हो जाएगा? km/r³, माइनस करके B नेट कितना आ जाएगा? km/r³। k यहाँ पता है ना क्या है? व्हाट इज k? μ0/4π, है ना? हाँ, तो तुम्हारा B नेट आ गया μ0/4π, m इज योर मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन r³, यानी r यानी जो दूरी है। दिस विल बी योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं क्वेश्चंस ऐसे, ठीक है। मैम एक बार रिपीट कर दोगे आप? कहाँ से रिपीट करूं बताओ? B1 P पॉइंट पे B1 और B2 निकालना था। ये क्या रखी हुई है? मैग्नेटिक बार मैग्नेट रखी हुई है। तो बार मैग्नेट किसकी तरह बिहेव करती है? जैसे तुमने वहां पर डाइपोल पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम यहाँ पर ये उसी डाइपोल की तरह सारे फॉर्मुलेज लगते हैं, यहाँ पे पढ़ाया था। तो P पॉइंट पे देखो, अगर मैं इस मैग्नेट 1 की बात करूं तो ये मैग्नेट 1 के लिए P पॉइंट एक्सिस पे है, ऑन द एक्सियल। तो एक्सियल पॉइंट पे डायरेक्शन देखो, इनका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो सेम होती है, इसकी M और इसकी -M। तो N जो है इसके पास में है, तो यानी जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल की डोमिनेट करेगी। अगर साउथ होता तो साउथ की डोमिनेट करती, जैसे हम चार्जेस में लेते थे। तो नॉर्थ की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी B1, ठीक है। B2 अपना क्या है? सेकंड वाले मैग्नेट के लिए P पॉइंट अपना किस पे है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए अपना ये वाला डायरेक्शन यहाँ बनेगा B2, करेक्ट। B1 ये तुम्हें इलेक्ट्रिक वाले में भी आनी चाहिए, डायरेक्शंस की कहाँ बनती है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल तुम्हारे पास दिख ही रहा है, 120 है, 180 है, तो B1 - B2 से डायरेक्ट निकल सकता है अपना आंसर, ठीक है। B नेट कर देना।
अब ये मत पूछना कि ये कैसे आया मैम 2 km/r³ और km/r³, बताऊं ये भी कैसे आया। जैसे डाइपोल में लिखते थे ना 2 kp/r³ एक्सिस पे होता है, और इक्वेटोरियल पे kp/r³ हो जाता है ना। तो बस यहाँ पे सेम वही है, बस p वहां पे मैग्नेट, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पे m कैसा है, मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक। तो बस मैम ये अपोजिट नहीं हो गया क्या होंगी अपोजिट में, डायरेक्शंस। ना मैम, आपने कहा इक्वेटोरियल पे kp/r³ एक्सिस पे 2 kp होता है और इक्वेटोरियल पे kp होता है, ये ये फॉर्मूला है। अपोजिट में क्या होंगी, डायरेक्शंस आगे निकालिए। मैम, आगे समझ। डायरेक्शंस हैं, जैसे देखो माइनस, मान लो मेरे पास ये है तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पर हम लेते हैं प्लस m और ये हो गया, सुन लो यहाँ पे माइनस m। प्लस m का मतलब है नॉर्थ, माइनस m का मतलब है साउथ। ये है इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पर, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों की बात कर रही हूँ। प्लस क्यू चार्ज की वजह से कहाँ होती है भाई, बताओ, आउटवर्ड्स। ये लो, इसकी वजह से कहाँ होगी, इनवर्ड्स। ऐसे नेट कहाँ आता है, नेट बताओ जल्दी से, माइनस क्यू की तरफ आ गया इस डायरेक्शन में, ऐसे राइट। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी ना ये वाली, तो यहाँ पर ई नेट आया इस तरीके से। तो देख लो यहाँ पर भी इसी तरीके से आया है सेम। ये नॉर्थ हो गया, ये अपना साउथ हो गया, तो इधर की तरफ ही आया ना इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में आएगा, तो डायरेक्शंस भी यहाँ पर सिमिलर ही एक्ट करती हैं। तुम अगर नहीं समझ पाओ तो इस चार्जेस से भी कनेक्शन लगा के देख सकते हो। देख लो सेम ही है ना, जहां पर नॉर्थ है यानी प्लस m, ये साउथ था ये माइनस m, तो किसकी तरफ आई, s की तरफ आया ना ई नेट। यहाँ पर भी बी नेट s की तरफ ही आया है B2 वाला। अब क्लियर हुआ, डायरेक्शंस में भी अगर कंफ्यूजन हो तो। बाकी मोस्टली यही रहता है कि बना के देख लिया करो, नॉर्थ से साउथ जा रहे हो तो टेंजेंट वाला फॉर्मूला तो अपना हर तरफ काम करेगा, टेंजेंट बना के देखना। ठीक है, ओके देन एवरीवन। मैं तुम्हें कुछ होमवर्क शेयर करूंगी, वो होमवर्क जरूर करके दे देना अगर समय, जिन बच्चों का पेपर नहीं है उनके अलावा। ठीक है, ओके एवरीवन, देन बाय, गुड नाइट। बाय 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 बाय। बूट कैंप में कोई और टीचर्स आएंगे, ठीक है, उन टीचर से अपनी प्रॉब्लम बताना, उनसे फिजिक्स में जो नहीं आता उनसे सब पूछ लेना। कोई चैप्टर भी ना समझ में आ रहा हो ना तो चैप्टर भी लेके बैठ जाना टीचर्स के। ठीक है, सही बता रही हूँ, अगर कोई चैप्टर, किसी चैप्टर में तुम्हें इशू लग रहा हो ना, वो चैप्टर लेके बैठ जाना उन टीचर्स के साथ कि शाम को चलो सर 1 घंटा हमें पढ़ा दो, वो पढ़ाएंगे तुम्हें। ठीक है मैम, मतलब 7 दिन उनको 7 जन्म की याद दिला देंगे। दिला दो। 7 दिन मतलब तुम अपना जेई के 3 महीने के जो तुम्हारा डिस्टेंस है ना उसको कम कर लो, कि 3 महीने हम अच्छे से पढ़ लें कि ज्यादा वो दिक्कत ना लगे, भारी ना लगे। यस मैम। बता दिया बेटा, जिनको जाना है शायद उनको तो बता दिया है ना। राहुल तुम जा रहे हो क्या? मैम अभी मेरे को फोन तो नहीं आया, पर बस जा रहा हूँ। फोन नहीं आया, फिर कैसे जा रहे हो? मैम एक किसी और सर का तो नहीं आया था, पर जो हमारे इधर के, हम हिमाचल से डाइट के हैं, उनका फोन आया था कि आपको कल स्कूल में लग जाएगा पता। अब कल देखता हूँ। अच्छा, स्कूल से ही इंफॉर्मेशन आएगी है ना, स्कूल से ही बुलाएंगे। हम स्कूल में जो लिस्ट है उसमें तो नाम है, लेकिन बाकी अवंती के थ्रू अभी तक किसी टीचर से नहीं आया है। हाँ, अगर वहां चिराग सर से कोऑर्डिनेट कर लेना, चिराग सर हैंडल कर, चिराग सर को सब जानते हैं ना, चिराग सर से एक बार बात कर लेना। यस मैम। संदीप तुम्हें क्या इशू है?
मतलब संदीप क्लास में नहीं था, है ना? संदीप क्लास में नहीं था ना कैपेसिटर वाले क्वेश्चन पे? अच्छा, एक सेकेंड, मैंने रिमूव कर दिया बेटा, एक सेकेंड। कैपेसिटर वाला क्वेश्चन नंबर बताओ, कैपेसिटर का। कैपेसिटर जो स्टार्टिंग में किया था, या ये 8th क्वेश्चन, 8वां सवाल? हाँ, अरे बोलो। यस मैम। हाँ बताओ, 8th क्वेश्चन पूछ रहे हो, स्टार्टिंग वाला कौन सा? हम ये जब सबसे पहले जो कराया था ये वाला? हम दिख ही नहीं रहा। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं करी, सॉरी सॉरी, वेट। ये रही 6th, है ना? यस मैम। हाँ बताओ। मैम इसमें मैम C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के नहीं कर सकते मैम? बताओ कैसे निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस? मतलब मैम वो V1 वाला जो बैटरी है ना मैम, उसके थ्रू जो करंट जाएगा मैम, उसके थ्रू हम वो, अरे मैम वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ना, वो 3 के अक्रॉस 6 का 8, वो एक आ सेकेंड, जाएगा। बता, एक सेकेंड, समझ गए मैं तुम क्या कह रहे हो, बस इतना ही यस काफी मैम। होगा। कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं बाकी आंसर सही आता है कि नहीं, ठीक मैम है? उससे 6 आ रहा था मैम वैल्यू की। ये अपना 6 वोल्ट है ना? अब क्या करना चाहते हो कि मैं बैटरी एक ही लगा दूं? नहीं ये मैम, मतलब मैम ऊपर वाली जो बैटरी का जो सिस्टम बन गया ना मैम, नीचे वाला तो हट गया ना वो, क्योंकि सर्किट ही टूट गया ना। कौन सी बैटरी? बैटरी तो कोई भी नहीं हटी बेटा। V2 कह रहे नो हो? मैम, बैटरी नहीं कह रहा मैम, वो V1 वाला जो हाँ, बैटरी है, V1 वाली। यस, V1 वाली बैटरी ये हट गई, हाँ। यस मैम। मैम उसमें करंट चल रहा है 2 एम्पियर का। हाँ बिल्कुल। तो मैम 3 ओम का जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 6। हाँ यस मैम। और बैटरी का है 14। हाँ, तो मैम वो 14 में से 6 जाएगा तो मैम 8 आ जाएगा ना इस साइड दूसरे वाले एंड पर, टर्मिनल पर। यहाँ पे? यस मैम। अच्छा 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 अच्छा, गॉट इट। तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर इसके पास 6 आया और 4 ओम के पास 8 वोल्ट है ना? यस मैम। 8 वोल्ट है, तो फिर 0 किसके अक्रॉस बनाओगे? नो मैम, और फिर मैम ऐसी सेम मैम V2 वाले में कर देना। सुनो सुनो, एक सेकेंड, समझ गई मैं, एक बार करके देख लेते हैं, है ना? कि ये पॉइंट मेरा 14 वोल्ट पे है, तो ये पॉइंट भी 14 पे हो जाएगा, ठीक है? और अगर ये Yes, 8 ma'am. ये 8 आ गया था, है ना? Yes, ये ma'am. तो यानी 4 ओम के अक्रॉस कितना आया? 14 में से 8 गए तो 4 दूनी, ये मेरा आ रहा था 8 आ रहा था, ये तो गलत हो गया ना फिर, ये 2 का है ना, 3 दूनी 6 बचेगा यहाँ पे, 6 बेटा, 6 वोल्ट आएगा ना, 6। और ये नो मैम 8 ही आएगा ना मैम वो। I1 2 था ना, I1 2 था। अच्छा मैम, यस मैम, सॉरी। I1 2 था, तो 3 दूनी 6 आया, हाँ 4 के yes, अक्रॉस ma'am, 8 आएगा, तो 14 में से 6 गए, तो यहाँ इसके पास 8 वोल्ट बचेगा, ठीक है? इसका देख लेते हैं, ये V2 कितना था? 21, तो ये पॉइंट 21 पे है, तो ये भी 21 पे है ना? तो ये पोटेंशियल मतलब C1 के पास डायरेक्ट पोटेंशियल आ गया, है ना? तो ऐसे ही इसके अक्रॉस भी आ जाएगा, ये कह रहे हो? इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया? मैम 8 ही तो होगा मैम वहाँ ऊपर। 21 में से 14 गए तो कितना आया? 21 में से मैम 15 जाएगा ना। 15 क्यों जाएगा? तो मैम 3 एम्पियर का करंट चल रहा है ना उसमें, नीचे वाले में। अरे नीचे वाले में नहीं, C1 के पास देखो, इतना तो पता चल गया ना, C2 पे चार्ज सेम है, C2 पे चार्ज सेम है, तो दोबारा उसकी करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ से कितना आया? C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू C1 इनटू डेल्टा V। C1 कितना है मेरे पास? 7 माइक्रोफैराड, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 14 में से 21 गए तो 7। यस मैम। तो ये 4.9 आ रहा है बेटा यहाँ से, एग्जैक्ट, देख रहे हो, है ना? ये यस मैम। 4 आ रहा है फिर यहाँ से। एक बार C2 C2 करने का। का भी एक यस बार मैम।
मैम वो 6 नहीं होगा, 8 ही तो होगा ना। कैसे? मैम 6 का पोटेंशियल डिफरेंस आया ना मैम, तो एक उधर तो 8 होगा ना। V इक्वल्स टू आई आर है और I हमारा 2 है, रेजिस्टेंस मेरा 3 है, 3 दूनी 6, मतलब 6 उसने अपना, एक सेकेंड, 6 वोल्ट उसने क्या किया, कंज्यूम, ड्रॉप आ गया मैम। 6 उसने कंज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 8 बचेगा, है ना, 8, यस मैम। ठीक है, गॉट इट। फिर अभी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर कितना था, 3, तो 15 इसने ड्रॉप कर दिया, यहाँ कितना आया, 21 में से 15 गए थे 6। 6, पक्का, यस मैम। 6, तो ये भी 6 आया, तो यहाँ तो पोटेंशियल 2 ही बना, 2 इक्वल्स टू C2 इंटू डेल्टा V। तो C2 कितना है मेरे पास, C2 तो बेटा 3 है, और डेल्टा यस V मैम। 8 में से 6 गई, ये कितना है, 2 आ गया मैम, वो पोटेंशियल डिफरेंस मैम 2 का हो गया, 6 आ रहा है मैम इससे। ये तो 6 आ रहा है यहाँ से। यस मैम, यही पूछ रहा था मैम, ऐसा क्यों। और चार्ज तो वैसे भी सेम आना चाहिए, चार्ज भी अलग अलग आ रहा है इससे तो। मैम अलग ही आएगा ना मैम, वो सेम कैसे आएगा ये बताना एक बार। चार्ज तो सेम आएगा ना बेटा, मैम वो ये तो देख, अलग अलग है ना। क्या अलग अलग है, सीरीज में है ना, तो मैम सीरीज में सेम रहेगा, सीरीज में मैम सीमेंस पर सर्किट से तो मैम वो अलग हो गया ना, वो स्टडी स्टेट पे है ना। सर्किट में अलग हो गया, तभी तो ये वाला डायग्राम बनाया ना, ये वाला डायग्राम हमने। तो इसके अकॉर्डिंग अगर किसी से भी एक चार्ज निकल रहा है, तो वही सेम चार्ज ही तो पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, C1 तो और मैम C2। उसमें फ्लो ही क्यों करेगा मैम C1 के थ्रू। फ्लो नहीं मैम वो तो करेगा, स्टोर हो गया, फ्लो नहीं करेगा, स्टडी स्टेट में है तो स्टोर्ड चार्ज निकालेंगे, तो जो चार्ज यस मैम। स्टोर हुआ होगा वो सेम चार्ज स्टोर हुआ है, क्योंकि दोनों सीरीज में है, यानी जो चार्ज फ्लो होके C1 और C2 के अक्रॉस का पोटेंशियल, मतलब जो बना हुआ है, मतलब जो चार्ज स्टोर हुआ है वो सेम चार्ज स्टोर होगा, क्योंकि सीरीज में है, पोटेंशियल अलग अलग होंगे C1 और C2 के, तो पोटेंशियल तो अलग अलग सही आ रहे हैं, बट चार्ज यहाँ पर सेम होना चाहिए था, ये यहाँ पे गड़बड़ आ रही है ना। यस मैम। ये हमने सही किया है, इसके अक्रॉस 5 दिया 15, और 21 में से 15 गए तो 6 ही बचेगा, ठीक है, और ये 15 हुआ तो 3 दूनी 6 यहाँ बचेगा। अच्छा एक बात बताना, यहाँ ये ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पर भी पोटेंशियल ये 6 ही बने, देखना एक बात, 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल बन रहा है, अगर ये 6 लेके ये 6 कर रहे हो, 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है, 21 में से 6 गई, 15 मैम। 15 इसके अक्रॉस आ रहा है, और 21 में से 6 गए, यहाँ पे कितना आया, यहाँ भी 15 आ रहा है, तो पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस न मैम 5 ओम के अक्रॉस आए 15 का ना, तो मैम ऊपर 6 तो आएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वो दूसरे वाले टर्मिनल के बीच तो मैम वो होगा 15 का। हाँ तो ये डिफरेंस गलत मैम, हो रहा है, डिफरेंस। ये भी गलत हो रहा है ना, तो ये अलग अलग सर्किट की तरह ही कंज्यूम होंगे, वरना तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी देखो गड़बड़ कर रहा है, ये 2 ओम है, ये बैटरी, ये 5 ओम, ठीक है, पोटेंशियल, बट आंसर गड़बड़ कर रहा है, 6 ओम आ रहा है ना, ऑप्शन में भी नहीं है वो तो। यस मैम। अलग अलग करके निकाल रहे हैं तो अलग आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस से। अच्छा 14 माइनस 8 करना, कितना बना 14 माइनस 8, 6 होगा। 14 6, तो देखो हमने जो भी सर्किट डायग्राम बनाया, हमने वहां पे ऊपर 8 वोल्ट लिया है ना, हमने सिर्फ इसका रेजिस्टेंस लिया है कि जो C1 और C2 किससे कनेक्टेड है, 8 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे इसको 8 वोल्ट बना के भी करती हूँ, शायद 8 में से 6 गए तो 2, नहीं फिर भी नहीं बनता ना, नहीं, सिक्स, देखो तुमने जो यहाँ 14 लिखवाया है और जहाँ यहाँ 8 लिखवाया है, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 6 का, बट यस मैम।
4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो तो 8 वोल्ट हुआ है ना। मैम ऊपर वाले की तो बात कर रहा हूँ मैम, लेकिन मैम बीच में कुछ आ नहीं रहा ना, तो मैम सेम ही तो रहेगा ना वो 8 8, जब तक 4 के पास नहीं जाएगा। हाँ तो मैम वो C2 के ऊपर वाले पे तो मैम 8 ही रहेगा ना। C2 के ऊपर वाले पे आना तो 8 चाहिए, बट ये बीच में गड़बड़ कर रही है। मैम उससे तो कोई मतलब ही नहीं ना, वो तो क्यों नहीं है? देखो, अगर सिर्फ सर्किट अलग सोलो सर्किट के बनाते हैं अलग अलग सर्किट डायग्राम, तो उसके अगर में तो 4 ओम के अक्रॉस अपना पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है 8 वोल्ट का। अगर 8 वोल्ट का पोटेंशियल हो रहा है तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए इसके अक्रॉस? ये 8 है ना, यहाँ पे तो 8 नहीं बन रहा ना, ये तो 14 में से 8 बन तो 6 बन रहा है। तो यही गड़बड़ कर रहा है पहली बात तो। देखो तुमने ये गलत लिखवाया है, एक बार इनके दोबारे करो, गलत नहीं आना चाहिए, एक बार देखो करते हैं। पोटेंशियल तुमने कुछ गड़बड़ करवाया है, एक सेकेंड। तुमने पोटेंशियल गलत लिखे हैं बेटा, एक सेकेंड मेरे को करने दो। यहाँ पर कितना है, 3 ओम है, तो यहाँ पर 6 ड्रॉप हो जाएगा। मान लो ये मेरे पास यहाँ पर 14 है, तो 6 ड्रॉप हुआ, तो यहाँ कितना आया? 6 ड्रॉप होने की वजह से 14 माइनस 6 करो, 8 ही बनेगा, 8 ही आया। और ये 4 ओम है, तो यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ? यहाँ 8 वोल्ट ड्रॉप हुआ। ठीक है, अगर यहाँ 14 ही मानती हूँ और यहाँ इसने 8 वोल्ट कंज्यूम करा है, तो यहाँ कितना बचना चाहिए था? 14 में से 8 गए तो 14 में से 8 गए, तो यहाँ कितना बचना चाहिए था? फिर ये तो 6 मैम। फिर यहाँ तो 6 बचना चाहिए ना। तुमने यहाँ 8 कैसे हो रहा है फिर? मैम वो एक ही उसमें है ना, तो मैम इसीलिए 8 नहीं होगा। सेम देखो नहीं है ना, कि सेम नहीं रहेगा, कुछ पोटेंशियल का तो हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कहीं ना कहीं और हो रहा होगा, क्योंकि सेम नहीं आ रहा ना, अगर गलत बन रहा है अपना आंसर। यहाँ 6 आएगा तभी तो इस 4 के अक्रॉस 8 वोल्ट का कंजम्पशन हो रहा है। अगर यहाँ 8 लिख दोगे तो इस 4 के अक्रॉस तो 6 वोल्ट का ही कंजम्पशन हो रहा है, जो कि गलत है ना। तो यानी ये मेथड नहीं लगा सकते, फिर लग ही नहीं रहा है, ये तो गलत है, फिर तो नहीं लगा पाएंगे। एक बार फिर भी मैं इसको एक बार खुद देख लूंगी कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये तो पता चल गया ना, देखो गलत आ रहा है ना, अगर यहाँ 14 लिखते हो यहाँ 8 लिखते हो, तो मतलब इस 4 के क्रम 6 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, जो कि गलत है ना। समझ रहे हो? 6 तो नहीं आ रहा ना ड्रॉप, यहाँ 8 का ड्रॉप यस आना। तो एक तो एरर यहीं पे मिल गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो एक बार ये मैं देख लूंगी कि इसको इस वाले मेथड से क्यों नहीं कर सकते, फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके संदीप। सिमरन